नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा। और आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को द हिंदू के। तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स मैंने आज चुने हुए हैं। तो ये जो पहला आर्टिकल है, जो मेन आर्टिकल है, गेम ऑफ चिकन इन द हाई हिमालयाज़, इसके बारे में हम पिछले 2-3 बार में बहुत ज़्यादा बातें कर चुके हैं और ये लगातार छपता रहेगा। तो आपको बता दूं कि जब कोई मुद्दा बहुत गर्म होता है तो उस पे लगातार आर्टिकल्स आते रहते हैं। जैसे पिछले साल सर्जिकल स्ट्राइक पे कम से कम द हिंदू में ही छोटे बड़े मिलाकर के एडिटोरियल पेजेस पे 35 से 40 आर्टिकल्स आए थे, बल्कि ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन आखिर में आप देखेंगे जो क्वेश्चन आया था पेपर थर्ड में इंटरनल सिक्योरिटी से, वो पेपर में सर्जिकल स्ट्राइक से इतना आसान प्रश्न पूछा गया था, या कि कहें कि बिल्कुल ऐसा प्रश्न था जो बहुत बेसिक प्रश्न था, और इतने सारे आर्टिकल्स को पढ़ के उनका विश्लेषण करने की बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो ऐसे ही जो इस बार प्रश्न आएगा ये चीन के संबंध में, तो इसकी भी जो व्याख्या होगी, तो हमने जितना कुछ जाना है उसमें से उसका जवाब निकाला जा सकता है। या कि कुछ दिनों बाद अभी जब दृष्टि की और घटना चक्र वगैरह की मैगज़ीन आएगी तो वहाँ पे उस पर बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिख के दिए हुए होंगे, ठीक, जहाँ पे सारी चीज़ें वो आकर के आपके सामने रख देंगे। तो ये जो अभी हैं, तो ये आर्टिकल्स को लिखने वाले बहुत ज़्यादा इसको एलाबोरेटिव लिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा विस्तार में लिख रहे हैं। तो इसका कोई बहुत ज़्यादा हमारे लिए मतलब नहीं है, क्योंकि हमें कुल मिला के वहाँ पे 150 शब्दों में उत्तर ही लिखना है, ठीक। तो ये तो इतना बड़ा बड़ा आर्टिकल लिख रहे हैं कि इसको जानने की कोई बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं है। एक दूसरा आर्टिकल जो है कि डोंट फ्लाई इनटू द सेम स्टॉर्म, यानी कि फिर से उसी गड़बड़ी में ना घुसें, यानी कि फिर से उसे तूफ़ान में ना फंसें। तो कहने का मतलब ये है कि एयर इंडिया जो है उस पर 52,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, और अब सरकार को लगता है कि उसे और चला पाना सरकार के लिए संभव नहीं है, तो उसका डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है। शायद आपको पता नहीं होगा कि सन 2000 में जो वाजपेयी जी की सरकार थी उसने भी एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की थी, मगर क्या हुआ था, किसी ने उसको ख़रीदने से मना कर दिया था, यानी कि कोई तैयार ही नहीं था कि उसको ख़रीदे। जबकि सन 2000 में केवल 40% हिस्सेदारी ही एयर इंडिया की बेची जा रही थी। तो अब समस्या ये है कि जब 40% की हिस्सेदारी कोई ख़रीदने को तैयार नहीं था, तो अभी जो है तो पूरा का पूरा एयर इंडिया कैसे कोई ख़रीदने को तैयार होगा। हालांकि अभी इस बार कितना वो स्टेक जारी करेगी, कितना वो बेचने के लिए सामने रखेगी, वो स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि एयर इंडिया की स्थिति इतनी ख़राब है कि कोई उसको ख़रीदने को भी तैयार नहीं है। उसके पीछे 2 वजहें इन्होंने गिनाई थी। वजह ये इन्होंने गिनाई थी कि जब एयर इंडिया का विनिवेशीकरण किया जा रहा था, डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा था, तो ये कहा गया है कि कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टर है, कोई भी विदेशी निवेशक जो है, तो 26% से ज़्यादा स्टेक को नहीं खरीद सकता, ठीक। तो जब 26% की कैपिंग लगा दी गई उनके ऊपर, तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसकी क्या वजह थी कि जब आपके पास 26% से कम शेयर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी प्रस्ताव आगे नहीं रख सकते हैं उस कंपनी का, क्योंकि भारतीय कानून ये कहता है कि अगर आपके पास 26% से कम शेयर हैं तो आप जो मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव अपनी तरफ से सामने नहीं रख सकते हैं। और ये जो एक ऐसी चीज़ है कि जब कोई आदमी इतना पैसा खर्चा करेगा तो सोचेगा ना कि उसमें कुछ ना कुछ उसका भी वजन हो, जो वो आदेश ले, निर्णय ले, तो वो माने जाएँ, कम से कम प्रस्ताव तो उसके सामने रखे जाएँ। तो ये सब जो है तो ऐसे चीज़ें थी जिनकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर बहुत सारे पीछे हट गए थे। केवल सिंगापुर एयरलाइंस ऐसी बची थी जो कि इसको ख़रीदने को तैयार थी। उसके बावजूद भी तो सिंगापुर एयरलाइंस ने टाटा के साथ एक समझौता किया, क्योंकि होता क्या है कि जब आप 26% से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, तो बाकी का जो बचा हुआ परसेंटेज है तो उसको ख़रीदने के लिए आपको किसी घरेलू इन्वेस्टर की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जैसे कि आपने सुना होगा कि ऐसी एफडीआईज़ जहाँ पे 26% की कैप या 49% की कैप लगाई गई है, तो फिर बाकी का स्वामित्व किसके पास होता होगा? बाकी का स्वामित्व किसी भारतीय कंपनी को देना आवश्यक हो जाता है। अर्थात वो एक जॉइंट वेंचर ही हो सकती है, उसमें 100% हिस्सेदारी उस विदेशी कंपनी की नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर 26% खरीद भी लेती है सिंगापुर एयरलाइंस, तो उसको 14% के लिए टाटा के, यानी किसी भारतीय कंपनी के साथ एक समझौता करना पड़ेगा, जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा। तो टाटा को उन्होंने अपने साथ में लिया था,
लेकिन उसके बावजूद भी जो बात थी वो नहीं बन पाई और सिंगापुर एयरलाइंस ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और फिर सरकार ने टाटा को कहा कि आप एक काम करो, आप ही 40% ले लो। तो टाटा ने भी उसमें पहले अपनी गणित बैठाई और उनको लगा कि ये बहुत घाटे का सौदा पड़ेगा, तो वो भी फिर पीछे हो गए। ठीक, और जो हिंदुजा ब्रदर्स इसको खरीदने के लिए आगे आए थे 40% स्टेक, तो उनके ऊपर आरोप लगा कि ये बोफोर्स घोटाले के आरोपी हैं वगैरह वगैरह, तो इनको नहीं दिया जाना चाहिए। तो ले दे करके जो उस वक्त सन 2000 में की गई थी डिसइन्वेस्टमेंट की कोशिश, वो बुरी तरीके से असफल रही थी। तो इनका यही कहना है कि अगर आप यही हिसाब किताब इस बार भी लगा करके बैठेंगे तो जाहिर है फिर से इसको कोई ख़रीदने को तैयार नहीं होगा और ये सफ़ेद हाथी की तरह आपके ऊपर बोझा बना रहेगा, क्योंकि इसमें 18,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो या तो आप उनको निकाल दीजिए नौकरी से या वीआरएस दे दीजिए या फिर उनको किसी और डिपार्टमेंट में सेटल कर दीजिए, उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। और जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं उसको बेच दीजिए। ठीक, उसके बावजूद भी हालांकि जो 52,000 करोड़ का कर्जा है वो पटा नहीं सकेंगे, यानी कि ले दे करके जो टैक्स पेयर का मनी है, जो पब्लिक मनी है, जो कि अलग अलग मदों में खर्च होना चाहिए था, सामाजिक कार्यों में खर्च होना चाहिए था, वो सारा पैसा जो है तो शायद एयर इंडिया का कर्जा चुकाने में खर्च होगा, ऐसा इनका कहना है। ठीक, तो जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो जानने लायक क्या थी, इससे संबंधित आपको एक प्रश्न देता हूँ कि भारत में बहुत सारे ऐसे सरकारी उपक्रम हैं जो या तो बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहे हैं या कि फिर उन्हें बंद कर देना ही उचित सा प्रतीत होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या उन्हें बंद कर देना चाहिए या कि उनका विनिवेश कर देना चाहिए? तो उनका विनिवेश कर दिए जाने पर वहाँ उनके कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा और उनके बंद कर दिए जाने पर उनके कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा, इन सभी चीज़ों पर विवेचना कीजिए। ऐसा एक प्रश्न लीजिए और उसमें एयर इंडिया के साथ साथ भारत की जो भी सिक कंपनीज़ है, यानी कि ऐसी कंपनियां जो कि सरकारी कंपनियां हैं और बंद होने की स्थिति में हैं या बहुत कर्जा लेके बैठी हैं, उन पे एक छोटा सा आप 100-150 शब्दों का उत्तर लिखिए। तो आपको उत्तर लेखन अपना बेहतर करना होगा, तभी जा करके आप कुछ कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो दूसरे पेज में लिखा हुआ है लेख तो किसी काम का नहीं है हमारे। यहाँ पे लिखा है टू अर्ली टू सेटल द आर्यन माइग्रेशन डिबेट, यानी कि बहुत जल्दबाजी होगी कि हम आर्यों की जो पलायन की डिबेट है, उस पे जो वाद विवाद है उस पे तुरंत कोई निर्णय लें। तो है क्या कि आपको पता होगा कि ये कहा जाता है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से भारत आए, लेकिन कई सारे लोग इस थ्योरी को नहीं मानते हैं। ठीक, तो अब आ जाते हैं आज के एक महत्वपूर्ण लेख पर जिस पे कि हमको विशेष रूप से चर्चा करनी है। आपने देखा है कि वो हाईलाइट भी किया हुआ है, सॉरोफुल सॉन्ग्स। तो अब क्या है कि सॉरोफुल का मतलब होता है दुख भरे गीत। ठीक, तो सॉरोफुल मतलब दुख भरे, सॉन्ग मतलब गीत, तो दुख भरे गीत। तो इवन एज रिलीफ इज़ रस्ट फॉर द असम फ्लड्स लॉन्गर टर्म मेजर मस्ट बी टेकन अप, यानी कि भले ही असम के लिए राहत पहुंचा दी गई हो, लेकिन इस बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए दीर्घकालिक उपाय किए जाने आवश्यक हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली लाइन में बता दूं कि बिहू गीत के बारे में लिखा गया है। जो बिहू गीत होता है तो वो असम का गीत है, यानी कि असम की संस्कृति का एक हिस्सा है और उसको जब फसल वगैरह बोई जाती है या काटी जाती है तब इस गीत को गाया जाता है। ठीक, तो अब आ जाते हैं असम की फ्लड की यानी बाढ़ की समस्या पर। ये क्यों है, इसके क्या क्या असर हैं और इससे कैसे निपटा जाना चाहिए, ये 3 बातें इन्होंने की हैं बहुत अच्छे तरीके से। और मेरा मानना है कि फ़्लड पे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा संभावित है, क्योंकि जो आपदा प्रबंधन का विषय है तो उसमें इस तरीके के प्रश्न आते रहे हैं। तो असम का फ्लड जो है उससे संबंधित एक प्रश्न ज़रूर आ सकता है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में खासकर असम में जो बाढ़ आती है उसके क्या कारण हैं, क्या असर हैं और उससे निपटने के क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो अगर वो आता है तो अगर आप इस आर्टिकल का इतना हिस्सा लिख देंगे तो बेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले लिखा है कि रिटर्न टू नॉर्मेलिटी मस्ट नाउ अवेट अबेटमेंट ऑफ द राइजिंग वाटर एंड ड्राफ्टिंग ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ प्लान बाय असम गवर्नमेंट विथ हेल्प फ्रॉम द सेंटर एंड स्पेशलाइज्ड यूनिट्स। तो ये कहा गया है कि अ रिटर्न टू द नॉर्मेलिटी, यानी कि जो अब सामान्य परिस्थितियों में लौटना है असम का इस बाढ़ के बाद, तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पानी है तो अब उसका स्तर धीरे धीरे कम होना चाहिए और उसके साथ ही साथ असम की सरकार को एक विस्तृत राहत योजना बनानी चाहिए
केंद्र सरकार की मदद से और जो डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस हैं उनकी मदद से, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, यानी कि जो उनको नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई की जा सके। ठीक, लेकिन ये क्या है, ये एक तरीके का टेम्परेरी उपाय है। तो एक परमानेंट उपाय करना पड़ेगा ताकि ये जो पूरी फ्लड्स आती हैं, जो बाढ़ आती हैं, ये रोकी जा सकें। आपको पता होगा कि असम में लगभग हर साल बाढ़ आती है और किसी किसी साल ये बाढ़ बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे 2012 की जो बाढ़ थी वो काफ़ी बड़ी हो गई थी। ठीक, और उसके बावजूद भी बाद में जो 13-14 वगैरह में भी जो बाढ़ें आई हैं तो वो कमज़ोर नहीं रही हैं। लेकिन इस बार जो बाढ़ आई है तो माना जाता है कि 2012 के बाद की काफ़ी बड़ी बाढ़ है। तो जब हर साल ही बाढ़ आ रही है, हर साल ही समस्या बनी हुई है, तो क्यों ना इसको परमानेंटली समाप्त किया जाए। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि येट शॉर्ट टर्म मेजर्स कैन हैव नो लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द ब्रह्मपुत्रास कोर्स ईच ईयर। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी की राह है, जो ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से गुजरती है, तो वहाँ पर अगर इस तरीके के शॉर्ट टर्म उपाय किए जाएंगे, लघुकालिक उपाय किए जाएंगे कि जैसे जब बाढ़ आ गई तो ठीक है, लोगों को वहाँ से हटाओ, जब पानी कम हो जाए तो फिर से वहाँ पे ले जाओ, उनकी झोपड़ी बनाने में मदद करो, कुछ वित्तीय सहायता दे दो। उनका कहना है ये सारे उपाय टेम्परेरी उपाय हैं। ये जो लास्टिंग इम्पैक्ट है, मतलब नो लास्टिंग इम्पैक्ट, इनका ज़्यादा लंबे वक्त तक कायम रहने वाला कोई प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज सीवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इट्स टेंडेंसी टू ओवररन इट्स बैंक्स इन द जून जुलाई सीजन। उनका कहना है कि बहुत सारे कारक ऐसे हैं जिसकी वजह से जो ब्रह्मपुत्र का पानी है तो इसके पूरे किनारों पर बहुत बुरी तरीके से फैल जाता है और बाढ़ आ जाती है, खासकर जून और जुलाई के सीज़न में। तो उन सारे कारणों को जानने की और फिर उनका निराकरण करने की आवश्यकता है। ठीक, लिखा हुआ है कि रिवर्स कोर्स फ्रॉम द हिमालयन रेंजेस हैज़ बीन ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ सेडिमेंट रेजिंग इट्स बेड अबव द लेवल ऑफ प्लेन्स। यानी कि बाढ़ का सबसे बड़ा कारण ये है कि हिमालयन क्षेत्र से जब ये नदी मैदान में आती है तो बहुत ज़्यादा गाद को अपने साथ बहाकर लाती है, और इस गाद ने धीरे धीरे जो रिवर बेड है, जो नदी का अपना एक घाट होता है, उसको पूरी तरीके से भर दिया है, नदी घाटी को भर दिया है। और नदी घाटी जो है तो धीरे धीरे वो इतनी ऊंची हो गई है कि वो फ्लड प्लेन्स के ऊपर चली गई, यानी कि जो मैदानी इलाका होता है उनसे भी ऊपर चला गया है। तो ऐसी स्थिति में जब पानी उस नदी में बहेगा तो उस नदी के द्वारा पानी को कंटेन कर पाने की, अपने पास रोक पाने की क्षमता बहुत कम होगी, क्योंकि नदी बहुत उथली हुई है। तो ज़्यादातर पानी जो है तो उसके आसपास के इलाकों में क्या होगा, फैल जाएगा। इसीलिए वहाँ पे ज़बरदस्त बाढ़ें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि नदी के द्वारा पानी को बहा सकने की क्षमता कम हो गई है। तो लिखा है कि ब्रह्मपुत्र है द सेकंड हाईएस्ट सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट पर यूनिट ऑफ ड्रेनेज एरिया। यानी कि प्रत्येक वर्ग इकाई क्षेत्रफल में जितना सेडिमेंट बहाकर लाया जाता है, तो ब्रह्मपुत्र दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है उस सेडिमेंट को बहाकर लाने में, गाद को बहाकर लाने में। पहली का नाम नहीं दिया है, पहली शायद अमेजन या कॉन्गो होगी, देख लीजिएगा आप। लिखा है विथ एबरेंट क्लाइमेट एंड इंटेंसिव मानसून फ्लोज फ्लडिंग पोजेज अ मेजर चैलेंज। एबरेंट का मतलब होता है जो कि लगातार बदलता रहता है, यानी कि लगातार बदलते हुए क्लाइमेट, जलवायु और जो बहुत तीव्र मानसून का आगमन है, उसकी वजह से यहाँ पे लगातार बड़ी बड़ी बाढ़ों की चुनौतियाँ, खतरे बने हुए हैं। Assam receives a massive amount of rain every year and estimated average of 230 centimeter is recorded in the Brahmaputra basin। यानी कि असम हर साल ही बहुत भारी मात्रा में वर्षा को आकर्षित करता है, यानी हर साल यहाँ भारी मात्रा में वर्षा होती है। और ऐसा एक अनुमान लगाया गया है, एस्टिमेशन है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की बेसिन में 230 सेंटीमीटर की वर्षा तकरीबन रिकॉर्ड की जाती है। तो आप सोचिए कि 230 सेंटीमीटर की वर्षा कितनी ज़्यादा होती होगी। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है कंबाइंड विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवर इट एंटर्स द स्टेट एज अ सिंगल चैनल बट हैज़ अ वाइड ब्रेडेड कोर्स लेटर एंड श्रिंक्स नियर गुवाहाटी बिफोर एक्सपैंडिंग अगेन। सच हाई प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूसेस एग्रेसिव फ्लड वाटर्स। ठीक, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई कि जब डैश 2 बार दिया रहे तो उसका मतलब ये होता है कि हमको
जो सेंटेंस का पहला हिस्सा और जो तीसरा हिस्सा है उनको साथ मिला के पढ़ना है और दूसरा हिस्सा बाद में पढ़ना है, तब जाकर उसका मतलब समझ में आएगा। तो लिखा है कंबाइंड विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिवर, फिर उसके बाद बीच का सब छोड़ देना है। सच हाई प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूसेस एग्रेसिव फ्लड वाटर्स, इस चीज़ का मीनिंग होता है, जो बीच की चीज़ होती है उसको बाद में पढ़ना चाहिए, ठीक, तब जाकर के हमको वाक्य का असली अर्थ पता चल पाएगा। तो पढ़ने के ये तरीके होते हैं। यहीं पर डैश के जगह बीच में हम कॉमा लगा दें, पहले डैश के है एक कॉमा, दूसरे डैश के है दूसरा कॉमा, तो उस कॉमा के बीच की चीज़ को ही बाद में पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो एक अतिरिक्त जानकारी होती है जो कि सेंटेंस के बीच में आती है और डिसरप्शन पैदा करती है, यानी कि आप कई बार मीनिंग उल्टा का पुल्टा लगा लेते हैं। तो पहले और तीसरे को साथ में पढ़ना चाहिए। तो ये कहा गया है कि कंबाइंड विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिवर, कि जो नदी के लक्षण हैं उनको एक साथ लेते हुए अगर हम देखें तो इतनी भारी मात्रा में जो प्रेसिपिटेशन है, जो वर्षण है, तो उससे बहुत भयंकर बाढ़ आएगी ही आएगी। उसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि जो रिवर कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी गाद उसमें बहुत भर गई है, नदी उथली हो गई है, ऊपर से जो पानी चीन वगैरह से बह के आता है तो वो तो उसमें पहले से मौजूद ही है। फिर साथ में अगर बेसिन में इतनी ज़्यादा बारिश होती है तो जाहिर तौर पे फिर भयंकर बाढ़ें तो आनी ही है, क्योंकि सारा पानी जब आकर के नदी में मिल जाएगा तो वो पानी को नदी बहा सकने की क्षमता नहीं रखती है, तो इसलिए वो वहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आनी ही है। और बीच में लिखा हुआ है कि इट एंटर द स्टेट एज ए सिंगल चैनल, यानी कि एक सिंगल चैनल के तौर पे असम राज्य में प्रवेश करती है। और उसके बाद इसमें ब्रेडेड कोर्स हो जाते हैं, यानी कि गुथे हुए जो बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी धाराएं हैं, इसकी आपस में निकल आती हैं और बाद में ये गुवाहाटी के पास श्रिंक होती है, सिकुड़ती है और उसके बाद फिर से ये फैल जाती है। तो कहने का मतलब है कि इसका जो कोर्स है नदी का जो राह है, तो वो कोई एक निश्चित नहीं है। और यहाँ पे जो ब्रेडेड कोर्स लिखा हुआ है, तो ब्रेडेड कोर्स का मतलब ये होता है कि नदी जो है तो कई सारी शाखाओं में अलग अलग हो जाती है, ठीक, और फिर उसके बाद आकर के फिर एक जगह पे मिल जाती है। और इस वजह से क्या होता है कि जहाँ शाखाएं अलग अलग होती हैं उनके बीच में बड़े बड़े द्वीप बन जाते हैं। तो जो माजुली द्वीप आपने सुना होगा तो वो ब्रेडेड कोर्स की वजह से ही बना हुआ द्वीप है, ठीक। अगला लिखा हुआ है कि इट्स कोर्स हैज़ बीन स्टडीड एक्सटेंसिवली आफ्टर द 2012 फ्लड्स, प्रोवाइडिंग इंसाइट्स इनटू हाउ रिमोट सेंसिंग कैन हेल्प आइडेंटिफाई मोर वल्नरेबल एरियाज एंड वेयर रेमेडियल मेजर्स कुड वर्क मोस्ट इफेक्टिवली। यानी कि सन 2012 की बाढ़ के बाद से इसका जो कोर्स है, इसका जो पथ है, उसको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, उसका अध्ययन किया जा रहा है। और इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इन सारी चीज़ों का क्या किया जाए, रिमोट सेंसिंग किया जाए, अर्थात उपग्रहों के माध्यम से जो इसका कोर्स है नदी का, जो नदी का पथ है, उसका चित्रण किया जाए, ताकि ये पता चल सके कि नदी अपनी दिशा को किस प्रकार से बदल रही है और उस हिसाब से दक्षतापूर्वक ज़्यादा बेहतर निर्णय लिए जा सकेंगे कि यहाँ पर क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। अगला है कंसिडरिंग दैट असम इलेक्शन इन 2006 वर स्ट्रांगली सेंटर्ड ऑन एनवायरमेंटल कंसर्न, यानी कि जो 2016 में चुनाव हुए थे असम के, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कंसर्न था, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, तो दरअसल पे वो एनवायरनमेंट का था। यानी कि असम में जो सबसे ज़्यादा परेशान है लोग, तो इन्हीं बाढ़ों से परेशान हैं। तो यहाँ पर जो भाजपा की सरकार है, तो इसने चुनाव के पहले कहा था कि हम इससे निपटने के लिए बड़े बांध बनाएंगे और जो बाढ़ की घटनाएं हो रही हैं तो इसके लिए हम इसका पूरा साइंटिफिक एक रिसर्च करवाएंगे, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, उसकी एक वैज्ञानिक व्याख्या को जानने के लिए बहुत सारे कार्यों को करवाएंगे, ताकि हम ये जान सकें कि ये क्यों हो रहा है और उस हिसाब से अपनी नीतियाँ तय कर सकें कि फिर उससे निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए। अगला है ऑन द ग्राउंड प्रीवियस अटेम्प्ट्स एट फाइंडिंग सॉल्यूशन अपीयर टू सफ़र फ्रॉम द लैक ऑफ अटेंशन टू लॉन्गर टर्म मेजर्स, यानी कि अभी तक जितने भी पहले उपाय किए गए हैं वो सारे के सारे उपाय एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ की कमी रखते हैं और वो है लॉन्ग टर्म मेज़र, यानी कि दीर्घकालिक उपाय किसी ने अभी तक सोचे ही नहीं है। जितने उपाय किए गए सभी लघुकालिक उपाय किए गए, सच एज़ बेटर रिवर मैनेजमेंट। जैसे कि अगर रिवर मैनेजमेंट की बात करें तो एक दीर्घकालिक उपाय होता है इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, पर इस पर कोई कभी ध्यान नहीं देता है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, खर्चा वगैरह ज़्यादा होता है।
ठीक, और इसमें वक्त ज़्यादा लगता है। तो लोग सोचते हैं कि तुरंत टेम्परेरी राहत कुछ ना कुछ दे दी जाए और लंबा उसके बारे में नहीं सोचा जाता। द फोकस ऑफ सिविल सोसाइटी हैज़ बीन कन्फाइंड टू इमीडिएट रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। जैसा कि मैंने बताया कि जो सिविल सोसाइटी होती है उसका यही फोकस होता है कि तुरंत कोई इनको राहत दी जाए और इनका कहीं पर पुनर्स्थापन किया जाए, रिहेबिलिटेशन किया जाए। द गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट मस्ट गो बियॉन्ड द नेसेसरी रिस्टोरेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज एम्बैंकमेंट, ब्रिज बिल्डिंग एंड कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्स। यानी कि जो सरकार है तो सिर्फ उसको घाट बनाने, पुल बनाने और कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर करने के अलावा भी उसके पार जाकर के बहुत से उपाय करने पड़ेंगे। यानी कि ये कहने का मतलब इनका ये है कि इनको बड़े बड़े डैम्स हो सकता है वहाँ पे बनाने पड़ें, क्योंकि छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, पुल बना देना, ये बना देना, उससे कोई बहुत बड़ा वहाँ पे रिलीफ नहीं मिलने वाला है। तो अगला है कि रिलीफ मेजर्स विल हैव टू सेंसिटिवली हैंडल द टेंशन अराउंड द आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट बिटवीन दोज क्लेमिंग एथनिसिटी विद सेटल्ड बंगालीज। यानी कि यहाँ पे एक और बड़ी समस्या ये खड़ी हो जाती है कि जब राहत दी जाती है, चाहे वित्तीय राहत हो, चाहे खाद्य पदार्थ और अन्य प्रकार की चीज़ों को वितरित करने संबंधी राहत हो, तो यहाँ पर ये सोचा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बंगाली आकर के इन इलाकों में बसे हैं और जो यहाँ पे पहले से ही रहते हुए आए हैं उनके बीच में भेदभाव किया जाए। यानी कि बंगालियों को बाहर का माना जाता है तो हो सकता है कि उनके साथ कोई भेदभाव यहाँ पे किया जाए। तो ये कहा गया कि ऐसी कन्फ्लिक्ट्स नहीं पैदा होनी चाहिए। तो ये इस बाढ़ की समस्या का एक सामाजिक पहलू भी है, क्योंकि उससे प्रभावित तो सभी बराबर होते हैं, लेकिन बाद में सवाल ये उठता है कि क्या जो प्रभावित हैं उनको समान रूप से राहत प्रदान की गई है। अगला है ऑल्सो काजीरंगा नीड्स बेटर प्रोटेक्शन। यानी कि एक महत्वपूर्ण जो यहाँ पे कंसर्न है वो काजीरंगा का है, क्योंकि काजीरंगा में सबसे भयंकर बाढ़ आती है, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र के एकदम बीचों बीच में स्थित है। तो यहाँ जब बाढ़ आती है तो यहाँ जो गैंडे वैंडे होते हैं तो ये सब बह के शहरों में पहुँच जाते हैं, क्योंकि असम में जब बाढ़ आती है तो नदियाँ जो हैं तो कई कई किलोमीटर चौड़ी हो जाती हैं। ठीक, जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो कई किलोमीटर चौड़ी हो जाती है और उसमें जो कुछ भी आता है तो बह के पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क में कई बार जो जानवर होते हैं तो कई बार बहते बहते बांग्लादेश तक पहुँच जाते हैं। ऐसी ऐसी स्थिति भी देखी गई है। तो ये कहा गया था कि 2012 में जो बाढ़ आई थी उसमें 19 गैंडे और 22 सांभर जो थे वो मारे गए थे, और कई सारे ऐसे थे जो अपनी अपनी जगह से हट के विस्थापित हो गए, दूसरी जगह पहुंच गए थे। फिर उनको वापस पकड़ के काजीरंगा लाना, ये सब करना, ये भारी। तो कहा गया कि केवल मानवों के लिए ही त्रासदी नहीं होती है असम की बाढ़, बल्कि वहाँ के जो काजीरंगा के जानवर हैं उनके लिए भी एक भयंकर त्रासदी होती है। इसलिए इन सब को बचाने के लिए ऊपर जो मेजर्स उपाय बताए गए हैं इनका उपयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार जो कुछ भी आज के आर्टिकल्स में था उसके बारे में हमने चर्चा की। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।